वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रोडिंग गुड। आज 29 मार्च 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर है चार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो पहला जो टॉपिक है इट्स अबाउट सिविल सर्विसेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्सिंग द सर्विस फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डेटा रिलीज किया है और ये डेटा ये कहता है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों जगह पर आईएएस ऑफिसर्स की बहुत सारी पोस्ट्स जो हैं ये खाली पड़ी हुई हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर विषय पर आगे बात करें उससे पहले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। इट इज़ अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। इसका नाम है आईएएस हैज़ फॉलन क्वेश्चन मार्क है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। मूविंग ऑन टू द सेम टॉपिक। अब स्टेट लेवल पर अगर देखा जाए तो 1500 जितनी ऐसी पोस्ट जहां पर आपको आईएएस ऑफिसर्स को बिठाना चाहिए या फिर इनके लिए बनाई गई पोस्ट जो हैं ये वेकेंट है। और इसकी इंपैक्ट डायरेक्टली किस चीज़ पर होती है? जस्ट इमेजिन, गवर्नेंस पर होती है, इज़न्ट इट? दैट्स द थिंग। और फिर ये भी होता है कि बाकी के जो ऑफिसर्स हैं तो उनके ऊपर भी वर्कलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर क्वांटिटी वाला वर्क भी नहीं हो पाता और क्वालिटी तो हैम्पर ही हो जाती है। दिस इज डिस्पाइट क्विक फिक्सेस। क्विक फिक्सेस क्या किया जाता है राज्यों के द्वारा कि जो आईएएस के लिए एक पोस्ट है तो वहाँ पर जो स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है और वहाँ पर बिठाया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेरली दूसरे जो ऑफिसर्स हैं तो उनको वहाँ पर रखा जाता है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स की जाती है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी 22% जितनी वैकेंसीज जो हैं वो आज भी हैं। और ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी कोशिश भी की हैं। लाइक लेट्स से 2012 में जो आईएएस कैडर की स्ट्रेंथ का रिव्यू जब किया गया था तो एनुअल इनटेक 180 ऑफिसर्स का कर दिया कि हर साल जो है वो 180 ऑफिसर्स को आईएएस बनाया जाएगा। लेकिन ये भी इनाफ नहीं है। इट्स नॉट अप टू द मार्क या फिर पर्याप्त नहीं है। हमें इसकी स्ट्रेंथ जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, राइट, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाइज भी वी नीड टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन एज फार एज दिस सिविल सर्विसेज आर कंसर्न्ड। और इस चीज़ को लेकर भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना की है। और ये दोनों बेसिकली जो हैं ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे टू मेक श्योर कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो बेस्ट और ब्राइटेस्ट हों और यंग ऑफिसर्स जो हैं वो मीडियोक्रिटी जो है उसकी तरफ आगे ना बढ़ें और परफॉर्मेंस की तरफ या फिर मेरिटोक्रेसी की स्थापना करने की कोशिश जो है ये दोनों इंस्टीट्यूशंस या फिर ये मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है इनका मेन लक्ष्य यही है। इसी के साथ साथ जो अंडर परफॉर्मर्स हैं हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको पता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं निकालेगा। एक बार आप सरकारी नौकरी मिल गई फिर आपको कैसे कोई निकाल सकता है? अगर करप्शन का चार्ज नहीं हुआ, अगर ये वो आपने कुछ गलत नहीं किया, आप अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ काम नहीं करते, फाइल्स जो हैं वो आपके टेबल पर एक समय के बाद आनी भी बंद हो जाती है क्योंकि ऑफिस के लोगों को और पूरे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की टेबल पर अगर फाइल पहुंची तो ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, तो बेटर है कि उस व्यक्ति के पास फाइल आप सेंड ही ना करें। ट्रस्ट में ऐसे भी लोग हैं, राइट? वो आते हैं ऑफिस में, सुडोकू खेलते हैं पूरा दिन और फिर घर चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, उनको सैलरी मिल रही है, दे डोंट केयर अबाउट एनी हमारे देश के बारे में, समाज के बारे में कुछ नहीं, उनको सैलरी मिल रही है, दैट्स इट, दे आर हैप्पी। तो ऐसे जो अंडर परफॉर्मर्स हैं, दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ करप्शन। इनको तो घर ही भेज देना चाहिए। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगी ना हमारे देश में कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है, राइट? लाइक प्राइवेट कंपनी में कैसा होता है कि इफ़ यू डोंट परफॉर्म आपको निकाला जाता है। यूएसए में, डेवलप्ड देशों में आप देख लीजिए तो वहाँ पर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मीन्स इट्स जस्ट ए नॉर्मल जॉब। ऐसा नहीं है कि आपको राष्ट्र प्रेम है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसीज एक प्राइवेट वैकेंसी की तरह लॉन्च की जाती हैं। जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया जाता है, काम नहीं कर रहे तो आपको निकालकर किसी और व्यक्ति को वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। और दूसरा जो एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, आज हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का चार्म जो है उसके पीछे जो बेसिक रीजंस है वो आपको पता है, राइट? सिक्योरिटी है, फिक्स सैलरी मिलेगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज एक निकाला नहीं जा सकता, ये हैं, फिर पावर हैं, आपकी जीप आएगी तो लोग सलाम करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हैं।
राइट, आपको साहब कह के या फिर मैम साहब कह के बुलाया जाएगा। तो जो भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ये सारी चीज़ें आपको पता भी होगी। जो चीज़ शायद आपको नहीं पता है ये पता होनी चाहिए, दैट इज़ हमारे देश में इनफॉर्मल जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। राइट, इनफॉर्मल जॉब्स की बात करें तो हमारे देश में जितनी भी जॉब्स हैं, आप रफली स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 93% जॉब्स जो हैं वो इनफॉर्मल हैं, और सिर्फ 7% जितनी जॉब्स फॉर्मल हैं। और इस फॉर्मल जॉब्स में ये 7% में गवर्नमेंट जॉब्स भी आ जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज की जॉब्स, जो प्राइवेट कंपनीज की जॉब्स हैं वो, और गवर्नमेंट जॉब्स को मिला दे तो हमारे देश में सिर्फ 7% फॉर्मल जॉब्स है। यूएसए का आंकड़ा आप देखिएगा, यूके का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर 50%, 70%, 90% जॉब्स जो हैं वो फॉर्मल होती है बहुत सारे डेवलप्ड देशों में, और बहुत ही कम इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं। तो ये जब तक चेंज नहीं होगा सिनारियो, तब तक गवर्नमेंट जॉब का चार्म जो है वो हमेशा आपको देखने को मिलता ही रहेगा। एनीवे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो लेट्स मूव ऑन। अब होता ये है कि जो टैलेंटेड ऑफिसर है, जो मेहनत करना चाहता है, वो एक प्रकार से वो सैंडविच बन जाता है कि एक तरफ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो मीडियोक्रिटी, राइट, वो कुछ काम नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़, ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, तो ये जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और फिर ये स्टार्टिंग के टाइम पर जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको एक जुस्सा होता है, एक जुनून होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स यू विल फाइंड कि आप कितना भी कुछ करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर क्या होता है, वो नया ऑफिसर जो है वो भी मीडियोक्रिटी का शिकार बन जाता है। लेटरल एंट्रेंस, बहुत सारे अच्छे लेटरल एंट्रेंस यानी कि आपने यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं दी है, आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर नहीं हैं, और फिर भी आपको जॉइंट सेक्रेटरी की जॉब या फिर उस पोस्ट पर रखा जाता है, तो इसको कहते हैं लेटरल एंट्री। राइट, एक इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पर अगर आपने काम किया है, आपके पास इनफ वर्क एक्सपीरियंस है, टॉप लेवल का एक्सपीरियंस है, तब आपको लिया जाता है। और एज भी होती है, आई थिंक 40+ समथिंग ऐसा कुछ है। बट एनीवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि लेटरल एंट्रेंस, बहुत सारे अच्छे लेटरल एंट्रेंस जो हैं, अरविंद पनगरिया साहब थे, फिर अरविंद सुब्रमण्यम साहब जो थे, राइट, ये सारे ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। ये लेटरल एंट्री वाले लोग थे, ये यूपीएससी वाले नहीं थे, उन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक नहीं की थी, प्रोफेसर थे, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, और फिर उनको सरकार ने अपॉइंट किया था। प्रॉब्लम ये आता है कि जब लेटरल एंट्रेंट जो हैं उनको एक अच्छी पोस्ट दी जाती है, तो जो सर्विस में जो बंदा है या फिर जो व्यक्ति हैं, जो ऑफिसर हैं, वो फिर लेटरल एंट्रेंस को एक नफ़रत की निगाह से देखता है कि यार इसने कुछ क्रैक नहीं, मैं इतने सालों से सरकार में काम कर रहा हूँ और सरकार ने अचानक आकर इस एक्सपर्ट को बिठा दिया, उसको कुछ पता नहीं है सिस्टम कैसे काम कर रही है। इस प्रकार की ऑफिस में तू मैं जैसी सिचुएशन, गॉसिपिंग, और ये एक प्रकार की नफ़रत हो जाती है। तो कभी लेटरल एंट्रेंस जो है उनको एक जो कहते हैं कि टीम का एक फैमिली मेम्बर बना देना, हमेशा एक आउटसाइडर का टैग जो है वो लगाया जाता है। तो इससे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति को लेकर आए, अगर सिस्टम उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो फिर प्रॉब्लम हमें देखने को ही मिलेगा। कई स्टेट्स में ऐसी भी सिचुएशन है, जैसे कि पंजाब की बात करें तो वहाँ पर 30 डीजीपी और एडीजीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं। तो हैवीनेस जो पिरामिड है, तो उसका टॉप जो है वो काफ़ी हैवी हो चुका है, बहुत सारे ऑफिसर्स, तो इससे भी गवर्नेंस जो है वो अफेक्ट होता है। और फिर ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो हैं ही हमारे देश में। अब बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, उनको अलग अलग जगहों पर कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ कमीशंस, कुछ कॉरपोरेशंस, कुछ स्कीम्स, इन सारी चीज़ों में उनको बिठा दिया है। तो मीन्स पॉलिटिशियंस जो हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है कि अगर उन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट्स में से ऑफिसर को निकाल कर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बिठा दिया तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। तो इसलिए कोई कुछ नहीं करता है, ना तो पब्लिक आवाज़ उठाती है, ना तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा कोई सेंसिटिव हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा ना। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग आइटम, इट्स अबाउट बिम्स्टेक। द हिंदू का ये आर्टिकल है। कल भी हमने बिम्स्टेक के बारे में बात की थी, और आज वाला ये आर्टिकल जो है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इसमें। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। नाउ यू नो बिम्स्टेक, राइट? अगर आज आपका पहला दिन है, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड जस्ट कल वाला जो वीडियो है पूरा ना देखें तो दैट्स फाइन,
बिम्स्टेक वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया बस उतना देख लीजिए, उसके बाद ही ये वाला टॉपिक यहाँ पर देखिएगा, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आई एम सॉरी समझ में नहीं आएगी, राइट। तो इसकी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, श्रीलंका इसको होस्ट करने वाला है बिकॉज श्रीलंका इज़ द चेयर। ये रहा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। बिम्स्टेक के जो 7 देश हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। कल भी हमने मैप को देखा था, फाउंडेड इन 1997। अब कल मैंने आपको बताया था, याद है कि 14 जो उनके पिलर्स हैं, 14 जो चीज़ें हैं उनको कट डाउन करके बेसिकली 7 किया जाएगा, और एक लीड कंट्री, सातों के साथ देश जो है उनको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक जो है वो दिया जाएगा। तो ये अभी तो 14 पिलर्स हैं, तो ये क्या क्या है क्विकली देख लेते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, fisheries, agriculture, public health, poverty alleviation, counter-terrorism and transnational crimes, environmental and disaster management, people-to-people contact, cultural cooperation and climate change। ये 14 पॉइंट्स जो हैं ये PDF को डाउनलोड करने के बाद आप देख लीजिएगा, यू नो फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ माई लेक्चर। ये जो लेक्चर हैं इसमें आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, टेलीग्राम की चैनल मेरी दी गई है, तो उस पर क्लिक कीजिए, यू विल लैंड इन माय टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर से आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF जो है वो मिल जाती है, सीरीज़ की, फाइनेंशियल एनालिसिस और ये द हिंदू एनालिसिस जो है दोनों की। तो अब ये जो मीटिंग होगी बिम्स्टेक की, जो वर्चुअल समिट होगी, अब यहाँ पर बात आती है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, बिम्स्टेक को क्या क्या करना चाहिए। जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग है, BOBMD। अब ये जो डायलॉग है ये क्या कहता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस करें, साइंटिफिक रिसर्च और IUU फिशिंग। IUU याद रखिएगा, इट इज़ इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। रेगुलर स्टूडेंट्स रिमेंबर, मैंने इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात की थी और हमने बॉटम ट्रोलर्स को देखा था कि कैसी बड़ी बोट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बे ऑफ बंगाल में चल रही है जिसको कहते हैं IUU, तो ये बंद होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसी के साथ साथ हमने ये भी टॉपिक डिस्कस किया था, आपको याद होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इश्यू चलता रहता है, इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन जो एनफोर्समेंट एजेंसी, उनकी कोस्ट गार्ड या फिर उनकी नेवी, तो हमारी बोट्स तोड़ देते हैं। सेम थिंग गोज विथ अस एज वेल, हम भी ऐसा ही करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट श्रीलंका, बट इस रीजन में ऐसा है कि बे ऑफ बंगाल में कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए देश हैं, राइट। आपके फिशरमैन जो हैं वो, लेट्स क्विकली सी द मैप हियर, राइट। हमारे यहाँ पर भी होता है ना कि गुजरात के फिशरमैन, कच्छ के फिशरमैन जो हैं थोड़ा यहाँ पर जाते हैं और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ वाला प्रॉब्लम तो हमने देखा था, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसको रोकने के लिए हमें काम करना चाहिए। और जब भी फिशरमैन जो हैं उनके वेसल को पकड़ा जाता है किसी मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, तो एक ह्यूमेन तरीके से, यू नो, मानवता को ध्यान में रखते हुए उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, और सभी देश जो हैं उनको मिलकर एक सेटअप क्रिएट करना चाहिए ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट ना हो। फिर बे ऑफ बंगाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए अगेन डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू लेट यू ऑल नो कि ये वाला जो लेक्चर है ना, मीन्स दिस टॉपिक जो आज द हिंदू में दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मैं आपको पॉइंट्स तो बता रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप PDF को डाउनलोड करने के बाद एटलीस्ट 2 बार इन सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ पर बहुत ही फ्रेजाइल एस्ट्यूअरीज हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। इसकी साइज़ देखिए 15,792 स्क्वायर किलोमीटर के मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। कोरल रीफ हैं 8,471 स्क्वायर किलोमीटर। सी ग्रास मिडोज हैं और सी टर्टल के लिए मास नेस्टिंग साइट्स भी हैं। यहाँ पर जो मैनग्रूव्स हैं वो हर साल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसकी रेंज है 0.4 से लेकर 1.7% पर ईयर, और कोरल रीफ्स जो हैं ये 0.7% से कम हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। फिर आने वाले 50 सालों के अंदर सी लेवल जो है ये 0.5 मीटर यानी कि हाफ मीटर इंक्रीज हो जाएगा। एंड यू कैन इमेजिन हाफ ए मीटर इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। बहुत सारे सिटीज़ जो हैं इस रीजन के वो पानी में डूब सकते हैं। पिछले 5 सालों में देखिए 13 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए हैं, और ये डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिज़ास्टर्स जो हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स की ऑफकोर्स बात हो रही है, और 5 सालों में 13 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, दैट इज़ टू मच। इस रीजन में
185 मिलियन लोग जो हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेस का एक सोर्स है बे ऑफ बंगाल। और फिशरमैन की बात करें तो 3.7 मिलियन यानी कि 37 लाख लोग जो हैं वो फिशिंग करते हैं इस रीजन में। और दुनिया की 7% जितनी फ़िश जो हैं वो यहाँ से पकड़ी जाती है और इसकी कीमत कुछ है $4 बिलियन। 4,15,000 जितनी फिशिंग बोट्स बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करती हैं और 33% जितना फिश स्टॉक जो है ये अनसस्टेनेबली इसको पकड़ा जाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहता है कि ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, तो जैसे मैंने बताया आईयूयू फिशिंग का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है एशिया पैसिफिक में, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अनसस्टेनेबल तरीके से मछलियों को पकड़ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग इन द सेंस इन अ वेरी बैड वे, बट शायद आपको ना पता हो तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डेड जोन्स भी बनने लगे हैं। डेड जोन्स जो हैं वो ओशियन के कुछ या फिर किसी पानी में ऐसा कोई पार्ट होता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो जो फिश हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अब ये डेड जोन जितना बढ़ता जाएगा तो ये इश्यू होता जाएगा ऑफ कोर्स फिशरमैन कम्युनिटी के लिए। हमने देखा कि कितने सारे लोग इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। लीचिंग होता है, प्लास्टिक जो नदियों से, इंडियन ओशियन से प्लास्टिक यहाँ पर आने लगा है, फिर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर यहाँ पर ऐड होते जाता है। और नेचुरल प्रोटेक्शन जैसे कि मैनग्रूव्स जो हैं उसका हमने रेट देखा कि धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। सॉइल सी इरोजन हो रहा है, पॉपुलेशन का प्रेशर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बे ऑफ बंगाल को डैमेज कर रही हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं जैसे कि टेररिज्म, पायरेसी, फिर दो देशों के बीच में इश्यूज, फिशरमैन का इश्यू, ये सारी चीज़ें जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान वाला भी पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेकिन यहाँ की जो ब्लू इकोनॉमी है इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मेरीटाइम ट्रेड यानी कि ओशियन के माध्यम से जो ट्रेड किया जाता है, शिपिंग, एक्वाकल्चर, टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ सरकार को नहीं, सरकार के साथ साथ साइंटिस्ट्स और दूसरे एक्सपर्ट्स को मिलकर कोऑर्डिनेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड एक्शंस लेने की आवश्यकता है। ये जो बिम्स्टेक की समिट होगी तो इस समिट में एक नया रीजनल मैकेनिज़्म हमें क्रिएट करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ, ये सातों के साथ देश जो हैं वो अच्छा व्यापार कर सकें। फिशरीज़ जो हैं उसको पकड़ने का, उसका मैनेजमेंट, सस्टेनेबल तरीके से फ़िश को कैसे पकड़ा जा सकता है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्रिएट करना, पॉल्यूशन और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर आने वाली समिट जो है इसको फोकस करना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च, राइट, जो मराइन रिसर्च हैं तो इसमें बहुत ही कम लेवल पर कोऑपरेशन होता है, तो इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारे ये बिम्स्टेक देश जो हैं इसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सीलेंट साइंटिस्ट हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इनका इंटरेक्शन अच्छा रहता है, रीजन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उनका एनफोर्समेंट और अच्छी तरीके से करना, इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ ऑफ कोर्स शेयर करना, कुछ प्रोटोकॉल्स क्रिएट करने की ज़रूरत है कि कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, और जो भी डिसीजन ले वो साइंटिफिक होना चाहिए, डेटा पर आधारित होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन और टूल्स का प्रॉपर इस्तेमाल करके डेटा जो है, डिसीजन जो है वो हमें इस रीजन को लेना चाहिए या फिर बिम्स्टेक को लेना चाहिए। और डेटा कलेक्शन के लिए भी हमें एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की अलग से ज़रूरत है। फिर है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, BOBP, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन चेन्नई इज़ डूइंग गुड वर्क टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग। ये चेन्नई में है BOBP और ये सस्टेनेबल फिशिंग को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। तो यही चीज़ जो है वो समिट इसको ग्रांड लेवल पर ले समिट, और पूरे सातों के साथ देशों में चेन्नई की मदद लेकर, इस इंस्टीट्यूशन की मदद लेकर फिशिंग को प्रमोट किया जा सकता है। बे ऑफ बंगाल लार्ज मराइन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड बाय द FAO विद फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एंड अदर्स। ये BOBLME प्रोजेक्ट जो है ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने इस GEF और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो बिम्स्टेक समिट जो है उसको BOBP और BOBLME को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और जो वेसल्स होते हैं यहाँ पर, जो शिप होती हैं छोटी बड़ी सभी, तो उसमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हो ताकि हम ट्रैक कर सकें, इलीगल यहाँ पर किसी को एंट्री ना मिले।
जो लाइसेंस हैं एक दूसरे के, तो ये सभी देशों में ऑपरेट हों, सभी देशों में चले, और आईयूयू फिशिंग हॉटस्पॉट्स को मॉनिटर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, सर्वेलेंस इसका किया जाए, और इसके साथ साथ रीजनल गाइडलाइंस क्रिएट की जाए ताकि आईयूयू जो हैं वो ना हो यहाँ पर। एंड फिशर फॉक जो हैं, फिशरमैन जो हैं, उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको डीप सी वेसल्स दिए जा सकते हैं, और ह्यूमेन तरीके से, अगेन राइट, ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट जो है वो फिशरमैन को, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको कुछ सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बिम्स्टेक मस्ट अराइज अवेक एंड एक्ट, और ये जो मीटिंग है बिम्स्टेक की आने वाली जो मीटिंग है, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बिम्स्टेक। ये सातों देशों के लिए, ये पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मिस नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये भी फेमिलियर है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, इज़न्ट इट। मैं डिटेल्स में अगेन नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक को भी हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था। अब वियना में जो बातचीत हुई तो इसके बारे में कुछ देशों ने ये कहा, फॉर एग्जांपल ईरान ने ये कहा कि अब ये जो JCPOA जो हैं ये फाइनल स्टेज में है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो हमने सॉल्व कर दी हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही बस अब बाकी हैं। USA के ऑफिशियल ने पहले ये कहा था कि नथिंग इज़ एग्रीड अनटिल एवरीथिंग इज़ एग्रीड, यानी कि जब तक सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, फाइनली सारी चीज़ें जब तक सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हुआ है। तो और कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हैं एक्सेट्रा, तो ऐसा भी कहा था। फिर रशिया और USA के बारे में मैंने आपको बताया था, कल या फिर परसों हमने बात की थी इसके बारे में, परसों इन द सेंस सैटरडे को आई थिंक बात की थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन, बट हमने बात की है पिछले 6-7 दिनों के अंदर ही इस विषय को फिर से हम देख रहे हैं। तो नॉट गोइंग इनटू द टॉप ऑफ कोर्स राइट, जो चीज़ें डिस्कस की उसमें नहीं जा रहा हूँ। अब रशिया जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, एज यू नो, कि ईरान का जो ये फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है तो इसको डाउनग्रेड करने में रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और फिर यहाँ पर जो मेडिकल पर्पस के लिए आइसोटॉप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा या फिर इसकी स्थापना की जाएगी, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा बेसिकली, ताकि वेपन्स के लिए नहीं, मेडिसिन के लिए ये जो आइसोटॉप हैं इनका इस्तेमाल हो। अब 16 मार्च को USA के ऑफिशियल का क्या स्टेटमेंट आया कि अब कुछ ही ऐसे इश्यूज़ बाकी है। पहले क्या बताया था, बहुत सारे इश्यूज़ बाकी है, अब कहता है कि कुछ ही इश्यूज़ बाकी है। इसमें मेन रीज़न क्या बताया, USA में ऑलरेडी USA के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो रिपब्लिकन्स वर्सेस जो डेमोक्रेट्स हैं, तो उनके बीच में पोलराइजेशन काफ़ी बढ़ चुका है, दूरी काफ़ी बढ़ चुकी है। और प्रॉब्लम ये हुआ कि जब से मिस्टर ट्रंप ने ईरान पर ये सैंक्शंस लगाए और JCPOA को आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए चॉक होल्ड कर दिया USA ने, तो इससे क्या हुआ बताया, ईरान को वक्त मिल गया। ईरान को कल मैंने आपको बताया था ना कि एक बार आपको एड्रेस मिल जाए किसी जगह का, फिर आप वहाँ पर कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ईरान ने मास्टरी कर ली न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइकिल ने। तो अभी ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो त्याग कर भी देगा, ये न्यूक्लियर और ये यूरेनियम और सारी चीज़ें, लेकिन अगर भविष्य में कुछ भी किया तो उनको अब एड्रेस मिल चुका है कहाँ पर जाना है, वो कभी भी न्यूक्लियर पावर जो है वो बन सकते हैं। तो ये जो वक्त दिया ना, ये बहुत ही, एंड ईरान इज़ ए कंट्री, लेट मी टेल यू कि डोंट टेक ईरान लाइटली। ऐसा नहीं है कि ईरान लाचार हैं, मजबूर हैं, वो अकेला कितने सालों से लड़ रहा है, 40 सालों से भी ज़्यादा हो गया। 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था, ईरानियन रेवोल्यूशन 1979, यस, और तब से अगर आप देखें तो 42 43 ईयर्स हो गए हैं। USA का दुश्मन है इतने सालों से, लगभग 50 सालों से आप पकड़ लीजिए, राइट, हाफ सेंचुरी से हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर इस देश पर इतने सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें ना होती तो वो कहाँ से कहाँ, मीन्स आज दुनिया का सबसे शायद टॉप लेवल पर होता ये देश, और धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना यह है कि ईरान की GDP जो है वो धीरे धीरे ग्रो होगी, 2% 3%, पहले ये सारी चीज़ें माइनस में चल रही थी। ईरान का जो प्रॉब्लम है USA के साथ, वो टेक्निकल नहीं है, वो ज़्यादा पॉलिटिकल है। और जो इजरायली लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी USA में रहती है, राइट। इफ़ यू गो इन द हिस्ट्री यू विल फाइंड कि बहुत सारे ज्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर गए थे। आई एम नॉट सेइंग ये रिलीजन का इश्यू है, बट इज़राइल जो हैं, इज़राइल की एक बहुत सॉलिड लॉबी USA में रहती हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग भी वो हैं, बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं, राइट। तो वो कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है USA में भी, और उनका एक पूरा प्रेशर रहता है सरकार पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इजराइल और ईरान के बीच में
बहुत बड़ी दुश्मनी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की है, उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, या फिर उतने ही लेवल की दोनों के पास। अब इसराइल जो है वो न्यूक्लियर पावर है, ईरान नहीं है, तो इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, तो वो अमेरिका पर पूरा प्रेशर क्रिएट करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, राइट, पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं। और ईरान अब दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप चेंज करा है, जैसे कि अज़रबैजान के साथ बातचीत, फिर सीरिया में टर्की के साथ मिलकर काम करता है, सऊदी अरेबिया के साथ 4 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ईरान जो है वो अलग अलग देशों के साथ एंगेज हो रहा है। और यहाँ वाले जो वेस्ट एशिया वाले देश है ना, ये भी अब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि यूएई की बात करें तो यूएई ईरान के साथ भी बातचीत करता है, इजिप्ट के साथ भी बातचीत करता है, सऊदी अरेबिया के साथ, इसराइल के साथ कोऑपरेशन करता है। तो यहाँ के देश जो हैं इन सब वो बदल रहे हैं। वो अब पुराना ऐसा कि डिवाइड एंड रूल किसी ने कर लिया, शिया सुन्नी इश्यू, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर झगड़ा करते रहे, ये सारी चीज़ों से थोड़े थोड़े बाहर आ रहे हैं। लेकिन जब तक इसराइल में ये जो प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की जो सरकार है वो स्ट्रांगली ओपोज करती है इस डील का, तो ये पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा इसराइल यूएसए पर कि ये डील जो है वो ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये डील जो है वो तो आगे बढ़ेगी ही। मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, गोइंग प्लेसेस, पायोनियर का ये आर्टिकल है। जो हमारे देश के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, राइट, लेट्स से कि आपके पास 50 करोड़ रुपए आ जाए, या फिर लेट्स से 100 करोड़ से भी ज़्यादा की आपकी वेल्थ है, और इफ़ यू हैव 100 करोड़, यू नो कि हर महीने आपको कितने पैसे जो हैं मीन्स मिलते रहेंगे, करोड़ों रुपए जो हैं वो आप हर महीने कमा पाएंगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया, सारी चीज़ें सेट हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आपने फार्म हाउस यहाँ पर ले लिया भारत में, ये सारी चीज़ें की, फार्म हाउस लिया, यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी में बंगलो हैं, दूसरे शहर में फ्लैट हैं आपके, ये वो। फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि मैं किसी लेट्स से इटाली के कोई गांव में चला जाऊँ, या फिर इटाली या फिर कोई आइलैंड में रहने के लिए चले गए, यूके चले गए, राइट। तो ऐसे डेवलप्ड देशों में ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। तो ऐसा होने लगा है अब एक ट्रेंड, मीन्स जिनके पास पैसे हैं, अगर आपको वीज़ा मिल रहे हैं तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू ट्रैवल। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई देश छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में हमेशा के लिए भी जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन प्रोग्राम जो है 2019 तक ये चल रहा था, फिर कोविड आया, अब फिर से इसमें एक पीक हमें देखने को मिल रही है। और 2022 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा इसको निकाला जाता है, तो ये कहता है कि अभी कुछ सालों के अंदर एक नई ट्रेंड देखने को मिली है कि भारत के जो सिटीजन, भारत के जो लोग हैं वो जो जिनके पास बहुत पैसा हैं उनकी बात हो रही है, राइट, खास करके। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सिटीजनशिप को छोड़ना चाहते हैं और वो वापस घर नहीं जाना चाहते। मीन्स वो भले ही इंडिया आएंगे 2-3 सालों में, ऐसा नहीं कि इंडिया कभी नहीं आना है, लेकिन इंडियन सिटीजन रहकर नहीं, राइट। ब्रिटिश सिटीजन बन गया, अमेरिकन सिटीजन बन गया, ऑस्ट्रेलियन एक्सेट्रा। तो डेवलप्ड देशों में काफ़ी लोग जो हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं। द माइग्रेशन स्लो ड्यूरिंग कोविड-19 ऑफ कोर्स, लेकिन अब ये पैटर्न फिर से स्टार्ट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो कोशिश होती है कि वहाँ पर उनको जॉब मिल जाए, वहीं पर ही लड़का या फिर लड़की मिल जाए और फिर वहीं पर वो सेटल हो जाए। तो ये कोशिश भी बहुत सारे लोग करते हैं, मेजॉरिटी की कोशिश यही होती है। जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर रह लेते हैं, और जो पैसे बचते हैं वो वापस घर भेजते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। और 10, 15, 20 सालों का एक टारगेट होता है कि इतने सालों तक काम करेंगे, उसके बाद घर जाकर आराम से जीवन जिएंगे। तो ऐसे भी सपने होते हैं। और कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे देश को छोड़कर वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक ब्रेन ड्रेन जैसी सिचुएशन है। अब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी इसमें जॉइंट हो चुके हैं। हाई नेट वर्थ यानी कि बहुत ही पैसे वाले लोग जो हैं वो देश छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे हैं, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वो SII के जो हेड हैं, SII सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पूनावाला साहब, राइट, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चेहरा याद है, सरनेम याद है, पूनावाला। तो कोविड के टाइम पर बहुत ही फेमस, मीन्स हर जगह पर उनके इंटरव्यूज़ और सारी चीज़ें आती थी। तो वो भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे? यूके चले गए थे। क्यों? आई थिंक अभी भी वो वहाँ है। देखिए, मैंने उनको पर्सनली फॉलो नहीं किया है, लेकिन लास्ट जो मैंने न्यूज़ आइटम पढ़ी थी वो ये थी कि वो उनका इंटरव्यू वहाँ से हो रहा था। और जब वो यूके चले गए, राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे जान का ख़तरा है भारत में। अब देखिए, इतने इम्पोर्टेंट लोग जो हैं वो देश को छोड़कर जाने लगे,
और अगर यहाँ पर सरकार हमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि कोई उनको फ़ोन दे करके धमकी दे रहा है और उस व्यक्ति को घर छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर वहाँ पर सेटल होना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वन रीज़न, पोल्यूशन इज़ वन रीज़न। ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं तो ये भी रीजंस हैं, लोग जो हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं। और जो डेवलप्ड देश हैं वो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, अच्छा सिटी, आप अच्छी कार लेकर यहाँ वहाँ घूमिए, एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई आपको कुछ गलत करेगा तो पुलिस जो है वो एक्शन लेगी, वगैरह वगैरह। और फिर पावर ऑफ पासपोर्ट भी है कि आपको बहुत सारे देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिंगापोरियन पासपोर्ट है तो 192 डेस्टिनेशंस में आप कभी भी जा सकते हैं। जर्मनी और साउथ कोरिया 190, स्पेन 189। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिए, एक किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और उस किताब में उस बुक में एक व्यक्ति होता है, एक राजा होता है। तो राजा उस हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को बुलाता है, उस बेबीलोन में सबसे पैसे वाला व्यक्ति जो है उसको राजा बुलाता है और कहता है कि आपने ऐसी वेल्थ कैसे जनरेट की, मीन्स कैसे आप इतने पैसे वाले हैं। तो उसने कहा, सर ये कुछ ऐसा नहीं है, मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया है जीवन में, कैसे इन्वेस्ट करना, क्या करना, ये वो एक्सेट्रा, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर इनको फॉलो किया जाए तो कोई भी व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। तो राजा कहते हैं कि देखिए, ये देश हित की बात होगी अगर आप हमारे नागरिकों को ये सिखाए कि कैसे वेल्थ जनरेट की जा सकती है। और उसने कहा, हाँ सर, आई एम रेडी, मीन्स मैं बहुत ही खुश होगा अगर मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। तो फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और फिर कुछ सालों के बाद ये बेबीलोन जो हैं, ये राज्य दुनिया का सबसे पैसे वाला, तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो है वो दूसरे लोगों को भी रिच बनाता है। तो सेम थिंग एक इंडिविजुअल जो हैं, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं जिसने बहुत सारे पैसे कमाए, खास करके ऐसे लोग जो खुद के पैरों पर खड़े होते हैं और फिर बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनके पास वो पूरा नॉलेज है, उनको पता है हाउ टू जनरेट वेल्थ। और जब वो देश छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं तो पैसे तो चले जाते हैं, पैसों के साथ साथ ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी चला जाता है। और बहुत सारी जॉब्स जो यहाँ पर जनरेट हो सकती थी, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग मिल सकती थी, नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन को जो ट्रेन किया जा सकता था, ये नॉलेज और सारी चीज़ें चली जाती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारा टैलेंट जो है, मीन्स सबसे, मैंने कई बार बताया है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है एक देश के पास तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये अगर चला गया, फिर आपके पास सोना चांदी कितनी भी चीज़ें हो, ये कोई काम की नहीं रहती हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है महाराष्ट्र। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर दिया है। गुजरात नंबर 1 है, सेकंड इज़ महाराष्ट्र। कर्नाटका जो है इसका रैंक आया है, रैंक 3 पर हैं, और तमिलनाडु जो है वो रैंक 4 पर हैं। महाराष्ट्र इज़ एट रैंक 2 एंड गुजरात इज़ एट रैंक 1, राइट, ठीक है। और गरिमत्था मराइन सेंचुरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी फॉर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी फॉर विच एनिमल। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।